एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे MTAR टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, MTAR टेक्नोलॉजीज़। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने, व्यूअर्स ने मुझसे इस कंपनी को एनालाइज करने को कहा था। सो हियर आई एम एंड हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, ये कौन से सेगमेंट को केटर करते हैं एंड आगे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, हम उसकी बात करेंगे। अब MTAR बेसिकली कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स बनाती है। किसके लिए? आपका डिफेंस हो गया, आपका एरोस्पेस हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर के लिए। सो बेसिकली जो हाई प्रेसिशन कंपोनेंट्स होते हैं वो बनाती है। हाई प्रेसिशन कंपोनेंट्स मतलब क्या कि ये जिन जिन सेगमेंट्स को केटर करती है वहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आप डिफेंस के लिए बना रहे हो, स्पेस के लिए आप इक्विपमेंट्स बना रहे हो, कंपोनेंट्स बना रहे हो, देन जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी है वहाँ पे बना रहे हो, तो यहाँ पर क्वालिटी बहुत बहुत मैटर करती है। ये एक मोड हो गया, हम आगे इसकी बात करेंगे। और यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर गलती हो गई या अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो यू नो कि कितना नुकसान होगा। ओके एंड फिर से उस चीज़ को दोबारा सब करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ह्यूज R&D भी इन्वॉल्व होती है, काफ़ी सारा पैसा भी लगता है वो सारे कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स बनाने में। इसीलिए इसको हाई प्रिसिशन इंडस्ट्री, हाई प्रिसिशन इक्विपमेंट इंडस्ट्री कहा जाता है। सो MTAR बेसिकली इस सेगमेंट में है। अब हम धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊँ। तो बेसिकली ये लोग इक्विपमेंट्स किस तरह से बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेसिकली जो आपका चंद्रयान 2 जो वहाँ पर जो इंजन लग रहा था वो इन्होंने बनाया। देन PSLV C-25 में जो इंजन लगा था स्पेसक्राफ्ट में वो बनाया। फिर अगर आप अग्नि मिसाइल्स देखोगे वहाँ पर जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो बनाया है। बेसिकली ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स ये बनाते हैं। अब सेगमेंट वाइज सेगमेंट हम इनके कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं। अगर हम न्यूक्लियर पावर सेगमेंट की बात करें वहाँ पे ये लोग फ्यूल मशीनिंग हेड बनाते हैं, ब्रिज एंड कॉलम बनाते हैं। अगर ब्रिज एंड कॉलम का सिंपल सा मीनिंग मैं बताऊँ, बेसिकली आपका जो फ्यूल बंडल्स होता है उसको अनलोडिंग और लोडिंग करने के लिए जो मशीन्स लगते हैं टू डायरेक्शंस चेंज करने के लिए, वो बेसिकली ब्रिज एंड कॉलम होता है। अगर आप स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स की बात करोगे ना, यहाँ पर मैं एक सिंपल आपको एक कंपोनेंट बताती हूँ, एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स बेसिकली क्या होता है कि मान लो अगर मैं मिलिट्री एक्चुएटर्स की बात करूँ, आपको अगर गन पोजिशनिंग करनी है या एक तरह का ऑटोनोमस व्हीकल्स की यहाँ पे बात कर रही है, या ब्रेक कंट्रोल हो गया, डोर ऑटोमेशन हो गया, ठीक है, या अगर आपको जो एयरक्राफ्ट है उसको लैंडिंग करवानी है, या जो मिलिट्री के एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसको टेक ऑफ करवाना है, बेसिकली एक्चुएटर्स का बहुत यूज़ होता है। एक तरह का आप एक तरह का ऑटोमेशन भी बोल सकते हो, तो वो एक्चुएटर्स ये लोग बनाते हैं। फिर आप देख रहे होगे बॉल स्क्रूज एंड वाटर लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स। ये बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स, स्पेस लॉन्च व्हीकल्स, मिसाइल्स में यूज़ होता है। और यहाँ पर आपको रोलर स्क्रूज दिख रहा होगा। ये अंडर डेवलपमेंट है, मतलब अभी इनका काम चल रहा है ना। व्हाई आई एम सेइंग अंडर डेवलपमेंट, क्योंकि जो रोलर स्क्रूज है वो बेसिकली आज से पहले इंपोर्ट किए जाते हैं। 100% इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट्स है ये, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स है ये। MTAR विल बी द फर्स्ट वन जो रोलर स्क्रूज इंडिया में बना रही है। इसका अगर आप मार्केट साइज देखोगे ना रोलर स्क्रूज का, तो वो ही 70 to 80 करोड़ का मार्केट साइज है। ओके, ये एक इनका नया प्रोडक्ट हो गया। आगे भी हम नए प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। और बाकी के अगर आप इनके प्रोडक्ट्स देखोगे, अगर मैं एयरक्राफ्ट की बात करूँ, मेन गियर बॉक्स जो होता है वो ये लोग बनाते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। आपको यहाँ पे कायरोजेनिक इंजन नाम का कुछ दिख रहा होगा। इसको एक सिंपल भाषा में समझते हैं कि जो रॉकेट इंजन है उसको बहुत सारा थ्रस्ट लगता है टू एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। ओके, यहाँ पर जो केमिकल्स यूज़ होते हैं दैट इज़ इंजन्स के लिए, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ होता है और ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीडाइजर यूज़ होता है, जिसके वजह से एक बहुत ही थ्रस्ट होता है फाउंड इन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ गैस। ओके, लेकिन क्या होता है ना कि ये जो कैरिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दर गैसियस फॉर्म, इसको बहुत बड़ा चेम्बर लगता है, जिसके वजह से साइज़ तो बढ़ती है लेकिन वेट ऑफ रॉकेट्स भी बढ़ता है।
and this will mean undertaking of impossible task to send a launch vehicle into the space. ठीक है, so the solution is to use hydrogen and oxygen in the liquid form or in a cryogenic form which is easier to transport. अब यहाँ पर क्या है ना, अनलाइक कायरोजेनिक इंजन एक सेमी कायरोजेनिक इंजन होता है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये केरोसिन यूज़ होता है, रिफाइंड केरोसिन इस इंजन में यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन, और लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ होता है एज एन ऑक्सीडाइजर। सो यहाँ पर एडवांटेज क्या हो गया है ना कि इंजन, क्योंकि रिफाइंड केरोसिन यूज़ हो रहा है इंजन में विच इज़ लाइटर देन लिक्विड फ्यूल एंड कैन बी स्टोर्ड इन अ नॉर्मल टेम्परेचर, और जो केरोसिन है जब वो कंबाइन होगा लिक्विड ऑक्सीजन में वो ज़्यादा ट्रस्ट प्रोवाइड करेगा और फिर उसके वजह से रॉकेट को आसानी होगी। और ये जो रिफाइंड केरोसिन होता है वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और ये जो सेमी कायरोजेनिक इंजन है ये काफ़ी पावरफुल है, कॉस्ट इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कायरोजेनिक इंजन। सो इस वजह से ये कंपनी सेमी कायरोजेनिक इंजन भी बना रही है, मतलब अगेन अभी तक इनके ऊपर भी इनका बहुत सारा काम चल रहा है। सो द थिंग इज़ कि मैंने इतना सारा क्यों समझाया, आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, किस तरह के इक्विपमेंट्स बनाती हैं। अब इनके क्लीन एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं। सो बेसिकली सिंपल इसमें आज हम क्या यूज़ करते हैं, आज हम जनरेटर्स यूज़ करते हैं। ओके, सो अगर हमें पावर बैकअप चाहिए तो हम जनरेटर्स यूज़ करते हैं, लेकिन जनरेटर्स एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं। सो नाउ फ्यूल सेल इज़ रिप्लेसिंग जनरेटर्स। ओके, सो फ्यूल सेल से बेसिकली क्या, जैसे आपको दिख रहा होगा SOFC हॉट बॉक्सेस। सो बेसिकली ये SOFC हॉट बॉक्सेस बनाते हैं जिससे पावर जनरेट होगी, लेकिन हाउ दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल जनरेटर। सो बेसिकली यहाँ पर ना मीथेन यूज़ किया जाता है टू जनरेट पावर, एंड मीथेन कंपैरेटिवली 60% आप बोल सकते हो लेस कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करता है। अब ये लोग करंटली ये SOFC हॉट बॉक्सेस बेचते हैं किसको, ब्लूम एनर्जी को। सो बेसिकली दे आर दी ओनली सप्लायर टू ब्लूम फ्रॉम इंडिया एज ऑन FY21। अब ये जो SOFC हॉट बॉक्सेस है ये तो अभी ये बेच रहे हैं। अगर अंडर डेवलपमेंट की मैं बात करूँ, जो मैं आगे के प्रोडक्ट्स की बात कर रही थी, क्यों ये कंपनी अच्छे ग्रोथ इस पे है। पहली चीज़ जो हमने रोलर स्क्रूज़ की बात की जो अंडर डेवलपमेंट है, सेकेंड जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन था, सेकेंड चीज़ जो है ये जो हाइड्रोजन बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं। सो बेसिकली MTAR इन कोलैबोरेशन विद ब्लूम कुछ हाइड्रोजन बॉक्सेस बना रही है और इलेक्ट्रोलाइजर्स बना रही है। इसको समझते हैं, जैसे SOFC हॉट बॉक्सेस जो था वो बेसिकली मीथेन यूज़ करता है टू जनरेट पावर। ठीक है, सिंपली हाइड्रोजन बॉक्सेस जो है ये हाइड्रोजन यूज़ करता है टू जनरेट पावर। अब इलेक्ट्रोलाइजर्स की मदद से बेसिकली यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट होगा जिस फ्रॉम वाटर। सो ग्रीन हाइड्रोजन किससे जनरेट होगा, फ्रॉम वाटर से, और वो यूज़ किया जाएगा पावर यूनिट्स में टू जनरेट पावर। और क्योंकि यहाँ पे प्योर पूरा हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है जिसके वजह से ज़ीरो कार्बन एमिशंस होंगे, मतलब ज़ीरो डिस्चार्ज इसकी हम बात करते हैं, यहाँ से वार्म एयर ही हवा में लाई जाएगी। सो ज़ीरो कार्बन एमिशंस है इसके वजह से ब्लूम जो है बेसिकली हाइड्रोजन बॉक्सेस और इलेक्ट्रोलाइजर्स बेसिकली ब्लूम के साथ ये लोग बना रहे हैं। सो ये इनका अंडर डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे ना हम थोड़ा इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ओके, सो जो न्यूक्लियर पावर की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पर इंडियाज़ न्यूक्लियर कैपेसिटी आप देखो ऑलमोस्ट 8.5 CAGR से बढ़ने की उम्मीद है बाय 2025। ओके, और अगर आप न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टारगेट भी देखोगे दैट इज़ वो भी बाय 2031 यहाँ पर भी ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। एडिशनल 7 रिएक्टर्स टू बी ऑपरेशनल इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, और जो 14 न्यू रिएक्टर्स है वो उसके टेंडर्स भी रिलीज़ होने वाले हैं। एंड NPCIL एक्चुअली बेसिकली NPCIL जो है ये बेसिकली की एंटिटी है जो पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को मैनेज करती है। अब यहाँ पर क्या बात होती है ना कि आपने मान लो न्यू रिएक्टर्स जो बनेंगे उसमें तो इनके कंपोनेंट्स जाएंगे ही, MTAR जो कंपोनेंट्स बनाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ रिफर्बिशमेंट का भी मार्केट होता है। ओके, सो अगर आप रिफर्बिशमेंट का मार्केट देखोगे या मेंटेनेंस मार्केट देखोगे, सो
1.6x to 1.7x यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद है। ओके, सो रिफर्बिशमेंट मार्केट में मतलब आपको जो पार्ट्स चेंज करने हैं, ओके, ऑलरेडी रिएक्टर है उसके दूसरे पार्ट्स लगाने हैं, सो काइंड ऑफ दैट, सो उसका भी मार्केट काफ़ी अच्छा है। ये हो गई हमारी न्यूक्लियर की बात। अगर मैं स्पेस एंड डिफेंस की बात करूँ, सो नाउ अगर आप देखोगे, सो इसरो बेसिकली इसरो ने सक्सेसफुली 118 स्पेसक्राफ्ट मिशंस एंड 78 लॉन्च मिशंस कंप्लीट किया है। यहाँ पर MTAR को काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि MTAR का काफ़ी 30+ ईयर्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है विथ इसरो एंड DRDO। ओके, सो हम आगे क्लाइंट्स की बात करेंगे, इनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। सो आप देख रहे हो, अगर मैं क्लीन एनर्जी की बात करूँ, जो यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। सो आगे आपको ग्रोथ एक तो न्यूक्लियर एनर्जी से मिलेगी और एक क्लीन एनर्जी से मिलेगी। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी में अगर मैं बात करूँ, काफ़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी का डिपेंडेंस घटा रहे हैं। ओके, बट व्हेन इट कम्स बिकॉज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी चीप हो रही है एंड वी हैव अल्टरनेटिव लाइक रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, ये लोग अभी भी ये लोग न्यूक्लियर एनर्जी से अपना एक्सपेंशन न्यूक्लियर एनर्जी पे बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटीज़ बढ़ा रहे हैं। अगर मैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करूँ तो स्टिल न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया में एटलीस्ट स्कोप है। एंड अगर मैं क्लीन एनर्जी की बात करूँ यहाँ पर, सो बेसिकली अब क्लीन एनर्जी अगर मैं स्पेसिफिकली अगर मैं MTAR की बात करूँ, सो यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर मैं फ्यूल सेल मार्केट, हमने फ्यूल सेल मार्केट की बात की थी, राइट, फ्यूल सेल का मतलब क्या होता है, सो उसका आप CAGR ग्रोथ ही देखो, दैट इज़ 15%। ओके, और फ्यूल सेल्स बेसिकली क्या होता है कि फ्यूल सेल्स आर एबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विथ ज़ीरो ग्रीन हाउस एमिशंस, मतलब वहाँ पर कोई कार्बन एमिशंस नहीं होंगे। अगर प्योरली हाइड्रोजन से आप फ्यूल सेल्स बना रहे हो या पावर जनरेट कर रहे हो फॉर दैट मैटर, तो बिल्कुल ही ज़ीरो एमिशंस रहेंगे। और ब्लूम जैसे की प्लेयर हो गया फ्यूल सेल में। अब यहाँ पर आपको अगर मैं सिर्फ इनके रीसेंट ऑर्डर्स की बात करूँ, ओके, क्लीन की अगर मैं रीसेंट ऑर्डर्स की बात करूँ तो ध्यान से सुनिए। FY21 में जो हॉट बॉक्सेस की हमने बात की थी, राइट, SOFC हॉट बॉक्सेस की बात की थी, FY21 में इन्होंने 1400 बॉक्स इन्होंने बनाए थे। ओके, FY22 में इनके बॉक्सेस हो गए हैं, मतलब ये जो अभी बेचेंगे दैट इज 3100 बॉक्सेस, 3100 बॉक्सेस। और FY23 में ये 4000 बॉक्सेस बेचेंगे। ठीक है, ये एक इनका नॉर्मल जो ग्रोथ होती है ब्लूम एनर्जी से, ये वो है नॉर्मल हॉट बॉक्सेस की जो ग्रोथ होती है। लेकिन इनको एडिशनल इनको 10,000 बॉक्सेस की SOFC यूनिट्स बोल सकते हो, हॉट बॉक्सेस बोल सकते हो, 10,000 बॉक्सेस की इनको एडिशनल लाइन लगानी है, क्योंकि ब्लूम एनर्जी से उतना इनको ऑर्डर आने वाला है इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। सो आप ये समझो कि FY24 से FY24 में ये लोग ऑलमोस्ट 6,000 to 7,000 बॉक्सेस बेचेंगे। सो दिस लाइक कि इतना ह्यूज वॉल्यूम है। सो FY21 में 1400 बॉक्सेस था, FY22 में 3100, FY23 में 4000। दिस इज नॉर्मल, जो नॉर्मल ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इस क्वार्टर में इनको एडिशनल 10,000 बॉक्सेस की इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स इनको 10,000 बॉक्सेस डिलीवर करने हैं। ओके, सो मतलब आप ये समझ लो कि FY24 में ये लोग ऑलमोस्ट 6,000 to 7,000 बॉक्सेस डिलीवर करेंगे। अब MTAR जैसी कंपनी को जब आप एनालाइज कर रहे हो, इनकी ऑर्डर बुक आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको पहले ऑर्डर्स मिलते हैं एंड देन ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। सो यहाँ पर एक सिंगल ऑर्डर, जो मैं ब्लूम एनर्जी की बात कर रही थी आपको, सो 220 करोड़ का तो इनको एक सिंगल ऑर्डर ही मिला है, जो दैट इज ऑर्डर ऑफ हॉट बॉक्सेस। लूमा एक इनका हॉट बॉक्स है। सो ये लोग एक्सपोर्ट करने वाले ब्लूम एनर्जी को, इनको 20 कैलेंडर ईयर। सो ब्लूम एनर्जी अगर आप देखोगे, सो बाहर के देशों में कैलेंडर ईयर फॉलो किया जाता है, राइट, जनवरी टू दिसंबर। सो वहाँ पर अगर मैं कैलेंडर ईयर 2022 की बात करूँ तो बेसिकली इनको 220 करोड़ का ऑर्डर आया है, और ये सिर्फ 2022 का कैलेंडर है। और जैसे मैंने कहा कि 10,000 हॉट बॉक्सेस इनको ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स बेचने हैं। सो ह्यूज ऑर्डर फ्रॉम ब्लूम एनर्जी, एक ये चीज़ हो गई। फिर अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे, सो एज ऑन 30 सितंबर 2021 दैट इज 535 करोड़। नाउ
जब तक ये एंड होगा ये ईयर, दैट इज FY22, सो दे आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 700 करोड़ का ऑर्डर बुक, एंड आई थिंक कि 700 करोड़ तो ये लोग आराम से पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि 30 सितंबर, एज ऑन 30 सितंबर 2021 इनका ऑलमोस्ट 535 करोड़ का ऑर्डर बुक है ना। अगर आप डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक अगर देखोगे, इनका ऑर्डर बुक का अगर मैं थोड़ा इसका अगर आप देखोगे कि न्यूक्लियर से कितना आ रहा है, देन अगेन स्पेस एंड डिफेंस से, क्लीन एनर्जी से ऑलमोस्ट 53% है। ओके, ज़्यादा इनका ज़्यादा रेवेन्यू अगेन क्लीन एनर्जी से ही आता है, लेकिन अभी आगे जाके न्यूक्लियर से भी अच्छा खासा बिजनेस आएगा, स्पेस एंड डिफेंस से भी आएगा, लेकिन क्लीन एनर्जी विल ऑलवेज लीड, एटलीस्ट इन द कमिंग इन द मिड टर्म, या इन द थोड़ा अगर मैं टर्म की बात करूँ तो वहाँ पर क्लीन एनर्जी विल ऑलवेज लीड। अगर आप इनके पोर्टफोलियो भी देखोगे, सो क्लीन एनर्जी ऑलमोस्ट, अगर मैं H1 हाफ ईयर FY22 की बात करूँ, सो दैट इज़ 59% तो इनको क्लीन एनर्जी से ही रेवेन्यू आता है। ओके, स्पेस एंड डिफेंस की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 19%, न्यूक्लियर की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 17%। सो आपको रेवेन्यूज़ भी यहाँ पे दिख रहे होंगे, दे आर इन करोर्स। सो 85 करोड़ तो इनको क्लीन एनर्जी से है, स्पेस एंड डिफेंस से 28 करोड़ है, एंड न्यूक्लियर पावर से 24 करोड़ है। शीट मेटल की अगर मैं बात करूँ, सो अगेन हाई प्रेसिशन शीट मेटल है। सो इनकी एक फैसिलिटी भी इन्होंने इस्टेब्लिश की है। सो यहाँ पर बेसिकली इसरो और ब्लूम एनर्जी को ये लोग शीट मेटल प्रोवाइड करेंगे। जोग्राफिकल ब्रेकअप अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 55% एक्सपोर्ट से आता है, 45% डोमेस्टिक से आता है। अब अगर आप इनके क्लाइंट्स देखोगे तो अगेन ब्लूम एनर्जी हो गया, देन राफेल जो है बेसिकली ये भी इनका क्लाइंट है। जो मैं आपको बोल रही थी कि जो MNCs हैं उनके साथ ये लोग काफ़ी अच्छे से इनका रिलेशनशिप मेंटेन है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसरो हो गया आपका, DRDO हो गया, देन HAL जो इंडियन कंपनीज़ हैं, HAL वो भी इनकी कस्टमर हैं। NPCIL जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से। अब जो मैं मोट की बात कर रही थी, मोट यहाँ पर यही है कि ये हाई एंट्री बैरियर एक इनका मोट हो जाता है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं या इनके जो इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पर क्वालिटी बहुत मैटर करती है, और वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो ऐसे केस में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए हैं, जो इंडियन कंपनीज़ हो गई या जो MNCs हो गई, उनको पता है कि ये MTAR इस फील्ड में ये लोग काफ़ी साल से हैं, इनके काफ़ी सालों से इन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाए रखा है, तो एक ट्रस्ट आ जाता है कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, राइट। क्योंकि ये लोग ऐसे बिजनेस में हैं, ऐसे सेगमेंट्स में हैं जहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, मामूली से मामूली गलती भी बहुत नुकसानदायक हो सकती है। सो ऐसे केस में इसीलिए ये हाई एंट्री बैरियर बिजनेस है, यहाँ पे आसानी से कोई एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अब अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो बेसिकली FY18 में जो 159 करोड़ था वो आज 246 करोड़ है FY21 में, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑलरेडी इनके पास ऑर्डर साइज इज 535 करोड़। और सेकेंड चीज़, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दे आर एक्सपेक्टिंग कि 700 करोड़ का ऑर्डर साइज, ठीक है, रेवेन्यू नहीं, आप ऑर्डर साइज समझो, 700 करोड़ का ऑर्डर साइज दे विल गेट बाय एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। और रेवेन्यू का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड, अगर आप EBITDA देखोगे, अगेन EBITDA में भी ऑलमोस्ट अगर CAGR ग्रोथ देखोगे 18 से 21 तक, सो दैट इज़ 38% ग्रोथ। पैट भी बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। अगर आप EBITDA मार्जिन्स देखोगे ना, EBITDA मार्जिन्स इनके इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ये जो 33% आप बोल सकते हो कि 32%, 33% के आसपास इनके रहेंगे। पैट मार्जिन भी अगर आप देखोगे कि इनके बहुत अच्छे हैं। अगेन सो जिस बिजनेस में ये लोग हैं, जिस सेगमेंट में ये लोग हैं, वहाँ पर दे कैन कमांड हायर प्राइस, और मतलब प्राइसिंग पावर थोड़ा बहुत इनके पास है। अगर मैं Q2 या H1 FY22 के नंबर्स की बात करूँ, सो अगर आप Q2 FY21 और Q2 FY22 को कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 24% का रेवेन्यू ग्रोथ है। H1 इज़ हाफ ईयर, सो फर्स्ट हाफ ईयर अगर आप मैं FY21 से FY22 की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 19% का ग्रोथ है। अगेन आप EBITDA देखिए, अगर मैं EBITDA मार्जिन की बात करूँ तो दैट इज़ 30%,
अब हम रिस्क की बात करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप इन्वेंट्री डेज, बेसिकली वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये, अगर आप हाल ही में इन्वेंट्री डेज देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। द रीज़न इज़ कि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की वजह से इन्होंने अपने पास काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री रखी, और ये लोग हालांकि बहुत प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहे हैं ताकि इन्वेंट्री थोड़ी इनकी कम हो जाए। इन्वेंट्री डेज आपको आगे जाके रिड्यूस होते हुए दिखेंगे। ऑन एन एवरेज आपको थोड़ा इन्वेंट्री डेज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस यहाँ पे ज़्यादा दिखेंगे ही। ये एक पहली चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ ये हो गई कि यहाँ पर आपको जो रिसीवेबल डेज हैं वो भी थोड़े ज़्यादा दिख सकते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस गवर्नमेंट से आता है। सो गवर्नमेंट से पैसा आना उधर थोड़ा टाइम लग जाता है। सो बेसिकली ओवरऑल वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी या वर्किंग कैपिटल के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ये एक छोटा सा रिस्क हो जाता है, लेकिन ये बिज़नेस ही ऐसा है कि आपको इन्वेंट्री डेज थोड़े बहुत ज़्यादा दिखेंगे ही, एंड रिसीवेबल डेज भी थोड़े बहुत ज़्यादा दिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम रिस्क की बात करें, सो दैट इज़ हाई डिपेंडेंस ऑन ब्लूम एनर्जी। तो हमने बात की थी कि इनका रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो ब्लूम एनर्जी पे ये लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो हालांकि ब्लूम एनर्जी इनका एक तरह से पार्टनर आप बोल सकते हो कि ब्लूम एनर्जी और MTAR दोनों मिल के कोई भी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, और MTAR फिर उनको सप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पर अगर अभी इनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कुछ ब्लूम एनर्जी से अगर इनको इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं आता है तब जाके थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ब्लूम एनर्जी से इनको 10,000 बॉक्सेस के जो ऑर्डर मिले हैं, सो शॉर्ट टर्म में तो हमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, बैक ऑफ द माइंड आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि ब्लूम एनर्जी से इनको ज़्यादा बिजनेस आता है। ये एक चीज़ हो गई। सो ओवरऑल तो ये कंपनी अच्छी है, एंड हमने ग्रोथ की भी बात की, हमने ऑर्डर साइज़ की भी बात की, जो क्लीन एनर्जी से इनको जो ऑर्डर मिला है हमने उसकी भी बात की, और बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी कर रही है, जिससे मेक इन इंडिया प्रोसेस हो गया, या जैसे डिफेंस में हाल ही में गवर्नमेंट ने 101 डिफेंस आइटम्स का इंपोर्ट बैन किया है। सो ऐसे केस में मैन्युफैक्चरिंग बेस यहाँ बनेगा। सो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि क्योंकि अगर मैं न्यूक्लियर की बात करूँ, डिफेंस एंड स्पेस की बात करूँ, तो यहाँ पर दे आर डिपेंडेंट ऑन बजट्स, गवर्नमेंट बजट्स पे भी डिपेंडेंट है। सो इसका भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल कंपनी इज़ गुड, काफ़ी अच्छे ग्रोथ ये लोग कर रहे हैं। और अगर मैं प्रमोटर्स की बात करूँ या मैनेजमेंट की बात करूँ, बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। ओके, सो एवरीवन इन द बोर्ड इज़ वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड, और काफ़ी सारा R&D प्रोसेस यहाँ पर होता है, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। सो येस, ओवरऑल इट्स अ गुड कंपनी। वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो ये जितनी भी सारी मैंने चीज़ें बताई हैं, मार्केट को भी ये चीज़ें पता है, और इसके वजह से वैल्यूएशन इनको, अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो मुझे ज़्यादा लगता है ओके, वैल्यूएशन इज़ ऑन एक्सपेंसिव साइड। सो यहाँ पर बेस्ट स्ट्रैटेजी वुड बी, या बेस्ट थिंग वुड बी कि अगर आपको ये बिज़नेस अच्छा लगता है, आपको समझता है बिज़नेस, ओके, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको थोड़ा अच्छे से समझाया होगा, बिकॉज ये थोड़ा अलग बिज़नेस हो जाता है, एंड ईजी लैंग्वेज में आई होप मैंने समझाया होगा। कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताइएगा। तो ओवरऑल जैसे अगर आपको ये बिज़नेस समझता है, अच्छा लगता है, तो आप इस कंपनी पे वॉच ज़रूर रखिएगा, एंड डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।